प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में हम लोग त्वरण पे चर्चा करेंगे। त्वरण, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो वो होगा कि किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण का जो फार्मूला होगा वह होगा वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। यानी कि हम इसके परिभाषा को इसके फार्मूले से समझने का प्रयास करें तो वो यह होगा कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। यदि त्वरण को हम a से प्रदर्शित करें तो a बराबर हो जाएगा डेल्टा v अपान डेल्टा t। हम यहाँ से अगर यदि डेल्टा t को 1 मान लें 1 सेकेंड, तो आपका जो त्वरण होगा वो हो जाएगा a बराबर डेल्टा v अपान 1। देयरफॉर a इक्वल टू डेल्टा v। यानी कि जो त्वरण होता है वो क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि वेग में परिवर्तन को ही हम त्वरण कहते हैं। अब कौन सा परिवर्तन, तो एकांक समय में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु की एकांक समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। अब वेग में परिवर्तन का मतलब क्या, तो वेग में वृद्धि या वेग में कमी। हम यह भी कह सकते हैं कि एकांक समय में वेग में होने वाली वृद्धि को भी हम त्वरण कहते हैं और एकांक समय में वेग में होने वाले कमी को भी हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब हम त्वरण के प्रकारों की बात करेंगे तो जो त्वरण होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले नंबर का जो त्वरण है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और जो दूसरा होता है वह होता है वेरिएबल एक्सीलरेशन। और जो तीसरा होता है वह होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। जो पहला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है उसे हम हिंदी में एक समान त्वरण कहते हैं। एक समान त्वरण। और जो दूसरा है उसे हम असमान त्वरण या परिवर्ती त्वरण कहते हैं। असमान त्वरण। और जो तीसरे नंबर का त्वरण है उसे हम तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तात्क्षणिक त्वरण। अब हम बात करें पहले त्वरण की, जिसे हम एक समान त्वरण कहते हैं। तो यदि किसी गतिशील वस्तु के समान समय अंतरालों में वेग में होने वाली जो वृद्धि या कमी है, अर्थात वेग में जो परिवर्तन है वह यदि समान होता है तो उस प्रकार का जो त्वरण होता है उसे हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन
या एक समान त्वरण कहते हैं। यानी कि समान समय अंतरालों में यदि वेग में परिवर्तन की जो मात्रा है वह यदि समान होती है तो उस प्रकार का जो त्वरण होता है उसे हम कहते हैं एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब हम दूसरे नंबर के अगर त्वरण की बात करें तो जो दूसरा नंबर का त्वरण है वो है वेरिएबल एक्सीलरेशन, परिवर्ती एक्सीलरेशन त्वरण, असमान त्वरण। तो यदि किसी गतिशील वस्तु के गति के दौरान यदि समान समय अंतरालों में वेग में जो परिवर्तन है वह यदि समान नहीं होता है, अर्थात समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न वेग में परिवर्तन होता है, भिन्न भिन्न वेग में वृद्धि होती है या भिन्न भिन्न वेग में कमी होती है, तो उस समय उस गति के दौरान जो त्वरण कार्य करता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल एक्सीलरेशन, परिवर्ती त्वरण या असमान त्वरण। यानी कि समान समय अंतरालों में यदि भिन्न भिन्न, या हम ऐसे कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न समय अंतरालों में यदि वेग में वृद्धि भिन्न भिन्न होती है या वेग में कमी भिन्न भिन्न होती है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न समय अंतरालों में यदि वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न होता है तो उस प्रकार का जो त्वरण होता है उसे हम कहते हैं परिवर्ती त्वरण या असमान त्वरण। अब हम तीसरे नंबर के त्वरण की बात करें जिसे हम तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन, और क्या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण। तो किसी वस्तु की गति के दौरान किसी क्षण यदि त्वरण का हम आकलन करें तो किसी विशेष समय का जो त्वरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। और यदि तात्क्षणिक त्वरण की बात करें तो A बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 और होगा डेल्टा v अपान डेल्टा t। हम इसी को दिखा सकते हैं dv अपान dt। यानी कि जो त्वरण होता है उस त्वरण का जो फार्मूला होगा और वो तात्क्षणिक त्वरण के लिए ये इस प्रकार होगा। अब हम त्वरण के प्रकारों के बारे में भी जानेंगे कि त्वरण के क्या प्रकार हैं, और त्वरण के प्रकार हम जानेंगे कि त्वरण 3 प्रकार के होते हैं, इनके फार्मूले क्या हैं। त्वरण से संबंधित एक दो चीज़ों को और हम जानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि त्वरण का कोई आपसे मात्रक पूछे तो क्या बताएंगे, यानी कि यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। यानी कि त्वरण के मात्रक, त्वरण के मात्रक। यदि हमको किसी भी भौतिक राशि का मात्रक बनाना है तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि उसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ अगर लिखें वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, तो हम लोग जानते हैं कि A इक्वल टू होता है डेल्टा V अपान डेल्टा T, और हमें इसमें A का यूनिट फाइंड करना है। यानी कि लिखेंगे यहाँ कि यूनिट ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो होगा यूनिट ऑफ डेल्टा V अपान हो जाएगा यूनिट ऑफ डेल्टा T। अब डेल्टा V के यूनिट की अगर हम बात करें तो डेल्टा V का मतलब क्या है इसमें, तो वो वेग में परिवर्तन है। अब वेग में परिवर्तन का मतलब वेग ही है। अब वेग में परिवर्तन है तो उसका जो मात्रक होगा हम पहले से जानते हैं कि होता है मीटर प्रति सेकेंड, और बटा डेल्टा टी का मतलब समय अंतराल,
और समय अंतराल का मात्र क्या होता है, तो होता है सेकंड। अब सेकंड से सेकंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि हम यूनिट ऑफ ए को फाइंड कर लिए कि यूनिट ऑफ ए इक्वल टू होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसके डायमेंशन की बात करें कि डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा। त्वरण की बीमा क्या होगा, तो हमें बीमा भी ज्ञात करने के लिए फार्मूला पता होना चाहिए पहले। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, तो हम जानते हैं कि होता है ए इक्वल टू डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, और हमें अब इसमें ए का त्वरण चाहिए, इस त्वरण की बीमा चाहिए, यानी कि लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ डेल वी अपान डायमेंशन ऑफ डेल टी। डायमेंशन ऑफ डेल वी का मतलब वो वेग में परिवर्तन है, और उसकी जो बीमा होगी वो हो जाएगी एल टी पर -1 अपान, नीचे समय है और समय की बीमा क्या होगी टी, यदि हम एक में एडजस्ट करें तो होगा एल टी पर -2, यानी कि जो आपका डायमेंशन ऑफ ए होगा वो पता हो गया कि क्या होगा एल टी पर -2। इस प्रकार से हम लोग त्वरण की बीमा को भी जान गए। अब हम ये जानते हैं कि जो त्वरण होता है वो आपकी सदिश राशि, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए हम इसे सदिश राशि कहते हैं। अब त्वरण को जानने के पश्चात हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, और जो हमारा अगला टॉपिक है वह है इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। तो ध्यान देंगे, टॉपिक हम लोग का है इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के समीकरण। गति के समीकरण, गति का समीकरण क्या है, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक वेग, त्वरण तथा उसमें लगे समय और उसके द्वारा तय की गई दूरी को के संबंधों को जिन समीकरणों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं उन्हें हम गति के समीकरण कहते हैं। और गति के मुख्यतः 3 समीकरण होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जो दूसरा होता है वह होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरे नंबर का होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। अब इसमें जो चिन्ह प्रयुक्त किए गए हैं उन चिन्हों का हम अर्थ थोड़ा व्यक्त करें कि इनमें जो चिन्ह प्रयुक्त किए गए हैं, यानी कि विशेष रूप से ये हम कह सकते हैं कि गति, किसी भी वस्तु की गति के संबंधों को जिन समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन समीकरणों को हम गति के समीकरण कहते हैं। और यहाँ पे गति के संबंधों को हम 3 समीकरणों के द्वारा व्यक्त किए हैं, जिसमें हम कई सारे चिन्हों को लिए हैं। पहले नंबर पे आपका u, आपका जो इसमें u होता है वह प्रारंभिक वेग होता है, यानी कि जिस वेग से वस्तु गति प्रारंभ करती है वह उसका प्रारंभिक वेग होता है और उसे हम u से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें तीनों समीकरणों में जहाँ जहाँ पर भी u होगा तो आप ये समझेंगे कि वो प्रारंभिक वेग है।
अब दूसरे नंबर पे आप v की बात करें तो v जो होगा वह अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग। यानी कि इसमें जहां पर भी v प्रयुक्त किया गया है आपको ये समझना है कि वो क्या है, अंतिम वेग के लिए प्रयुक्त किया गया। अब हम बात करें a के, तो a इसमें त्वरण है, यानी कि वेग में परिवर्तन और वृद्धि या कमी। अब हम अगले सब संकेत की बात करें तो इसमें t होगा, और t क्या होगा, समय के लिए प्रयुक्त किया गया है, यानी गति के दौरान जो समय लिया जाता है उसको हम t से प्रदर्शित करते हैं। अब केवल एक संबंध बच गया है, वह है आपका s, और s जो है इसमें विस्थापन को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, तो विस्थापन को प्रदर्शित करता है, जिसे आप दूरी भी ले सकते हैं। अर्थात किसी गति के दौरान जो समीकरण प्रयुक्त होते हैं वो तीन समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। इनमें जो संबंध प्रयुक्त किए गए हैं संकेत, उनके बारे में हमने आपको बताया। अब हम इन समीकरणों को एक एक करके प्रूफ करेंगे। हम कैसे इन समीकरणों को प्राप्त करते हैं इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण हम इसमें प्रूफ करेंगे इसको, और प्रूफ में सबसे पहले हम मानने का काम करते हैं। हम मान लेंगे कि माना कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से अपनी गति प्रारंभ करता है। माना u प्रारंभिक वेग से कोई वस्तु अपनी गति प्रारंभ करता है, जिसमें त्वरण a काम करता है, जिससे वह t समय पश्चात अपना अंतिम वेग v प्राप्त कर लेता है। वह अपना अंतिम वेग क्या प्राप्त कर लेता है, तो v प्राप्त कर लेता है। एक बार और ध्यान देंगे कि माना कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से अपनी गति प्रारंभ करता है तथा a त्वरण के कारण t समय पश्चात वह अपना अंतिम वेग v प्राप्त कर लेता है। तो अब हम त्वरण की परिभाषा से समझेंगे। त्वरण की परिभाषा से, और जो त्वरण की परिभाषा है वह होता है, हम जानते भी हैं, आप भी जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन अब बटे समयांतराल, समयांतराल। अब वेग परिवर्तन यानी कि त्वरण, पहले तो त्वरण को हमने इसमें मानते समय a लिया है, तो हम इसको a से लेंगे। और जो वेग परिवर्तन है उसमें वेग परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि पहले वेग क्या था और बाद में क्या वेग हो गया, इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो अभी हमने मानने में यह बताया कि कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से अपनी गति प्रारंभ करता है तथा अंत में v प्राप्त कर लेता है, और v और u का जो अंतर होगा वही इसमें वेग परिवर्तन होगा। अब हम वेग परिवर्तन निकालना चाहते हैं तो यहाँ कर देंगे v माइनस यू अपान, और समय अंतराल हमने क्या लिया इसमें, तो t का लिया है, यानी कि अपान क्या कर लेंगे, t कर लेंगे। अब बटे 1 करिए, तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो आपका हो जाएगा v माइनस यू बराबर AT। अब हम यहां से इसको ऐसे बना सकते हैं, v बराबर u प्लस AT, और आपका यही गति का प्रथम समीकरण है, यानी कि लिखेंगे यही गति का प्रथम
समीकरण है। अर्थात हम लोगों ने ये प्राप्त कर लिया कि जो गति का प्रथम समीकरण है वह v बराबर u प्लस ए टी कैसे होता है। अब हम इसके बाद गति के द्वितीय समीकरण पे चलते हैं। जो गति का द्वितीय समीकरण होता है वह कैसे प्राप्त होता है, तो ध्यान देंगे हम लोग को जानना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। यदि हम इसको प्रूफ करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये ध्यान दें, यानी कि प्रूफ। और प्रूफ में सबसे पहले हम मानने का काम करेंगे, और इसमें मानेंगे कि माना कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से अपनी गति प्रारंभ करता है तथा a त्वरण के कारण t समय पश्चात यश दूरी तय करने के बाद वह अपना अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेता है। ध्यान देंगे हमने क्या कहा कि माना कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से अपनी गति प्रारंभ करता है तथा a त्वरण के कारण t समय पश्चात यश दूरी तय करने के बाद वह अपना अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेता है। तो ध्यान देंगे गति प्रारंभ करने के, तो गति प्रारंभ करने के 1 सेकेंड बाद अगर हम वेग निकालें, 1 सेकेंड बाद वेग निकालें तो वो क्या होगा भाई, तो हमने जो गति प्रारंभ किया वो u से किया और 1 सेकेंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो त्वरण होता है वह वेग में प्रति सेकंड वृद्धि को कहते हैं, और इसमें हमने जो त्वरण लिया है वो a लिया है, अर्थात वस्तु के गति के दौरान उसके प्रति सेकंड उसके वेग में a की वृद्धि होती जाएगी। अतः हम गति प्रारंभ करने के 1 सेकेंड बाद अगर वेग निकालना चाहते हैं तो वह हो जाएगा u प्लस a, यानी कि गति प्रारंभ करने के 1 सेकेंड जो बाद का वेग होगा वह हो जाएगा u प्लस a। अब हम गति समाप्त होने के 1 सेकेंड पहले का वेग निकालते हैं, पहले का वेग। अब जो गति समाप्त होगा उस समय कि 1 सेकेंड पहले का जो वेग होगा वो क्या होगा उसको हम ज्ञात करते हैं। तो हमें ये भी पता है कि वस्तु अंतिम वेग v से अपनी गति समाप्त करती है, तो 1 सेकेंड पहले उसका वेग क्या होगा, तो हम ये जानते हैं कि जो त्वरण होता है प्रति सेकंड वेग में वृद्धि होती है, अर्थात उसके 1 सेकेंड पहले उसमें त्वरण जुड़ा होगा। अर्थात अगर हमें 1 सेकेंड पहले का वेग चाहिए तो हम इस v में से यानी कि अंतिम वेग से 1 सेकेंड पहले यानी कि त्वरण को घटा देंगे, यानी कि आपका जो गति समाप्त होने के 1 सेकेंड पहले का जो वेग होगा वो हो जाएगा v माइनस a। अब हम यहाँ औसत वेग निकाल लें। हमने कल आपको बताया था कि जो औसत वेग होता है वो क्या होता है, तो औसत वेग निकालेंगे तो दो वेगों का औसत दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। एक वेग ये है और एक वेग ये है, यानी कि u प्लस a प्लस v माइनस a और अपान क्या होगा 2, यानी कि अब देखिए a से a कट गया, यानी क्या बच जाएगा बाबू, तो होगा u प्लस v अपान 2। ये आपका हो जाएगा क्या, तो औसत वेग होगा। ठीक इसी प्रकार हम गति प्रारंभ होने के करने
के 2 सेकेंड बाद का वेग निकालते हैं। 2 सेकेंड बाद का वेग, तो गति सब प्रारंभ u से हो रहा है, तो 2 सेकेंड बाद का जो वेग होगा u प्लस a 2 बार a जुटेगा, अर्थात आपका क्या हो जाएगा u प्लस 2a हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार हम गति समाप्त होने के 2 सेकेंड पहले का वेग निकालते हैं, यानी कि 2 सेकेंड पहले का वेग। और जो गति समाप्त होने के 2 सेकेंड पहले का वेग होगा वह हो जाएगा v माइनस, और 2 सेकेंड पहले यानी कि 2 बार हम a को घटा लेंगे, यानी कि होगा a माइनस a, यानी कि ये आपका हो जाएगा v माइनस 2a। अब हम पुनः यहाँ पे औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग, और औसत वेग कैसे निकालेंगे? दोनों वेगों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। एक वेग आपका होगा u प्लस 2a प्लस v माइनस 2a और अपान 2, यानी कि जो आपका औसत वेग होगा, औसत वेग वो प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा 2a से 2a कैंसिल हो गया, यानी कि बच क्या गया है आपका, तो u प्लस v अपान 2। हम इसमें देख क्या रहे हैं कि गति प्रारंभ होने के 1 सेकेंड बाद व 1 सेकेंड पहले के वेगों का जो औसत वेग है, ठीक वही औसत वेग 2 सेकेंड बाद और 2 सेकेंड पहले का है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि t सेकेंड पहले और t सेकेंड बाद का भी औसत वेग यही रहेगा, यानी कि हम ये दिखा सकते हैं कि t सेकेंड तक गति के दौरान औसत वेग यही रहेगा। अब जब हमको ये पता हो गया कि औसत वेग यही रहेगा, तो हम गति के दौरान तय की गई दूरी को निकालते हैं। और दूरी बराबर एक फार्मूला होता है, दूरी बराबर फार्मूला होता है क्या भाई, तो चाल गुणे समय। अब हम इसमें दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यश से। हमने मानते समय आपको बताया था कि यश दूरी तय करने के बाद, तो यश बराबर जो चाल होगा, अब हम एवरेज वेलोसिटी को लेंगे, और एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, u प्लस v अपान 2 और इंटू क्या हो जाएगा, t होगा। अब यश बराबर यहाँ पे हम u प्लस, अब v के जगह पे गति के प्रथम समीकरण से, जो कि हम जानते हैं v बराबर होता है u प्लस at, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात हम इसमें दिखाएंगे u प्लस 80 और पूरे का बटा 2 और इंटू क्या होगा, t होगा। अर्थात तब जो आपका यश होगा वो यश हो जाएगा u और u मिलके कितना u, तो 2u अब प्लस 80 और इसका भी बटे 2 और इसका भी बटे 2 और बाहर t से मल्टीप्लाई रहेगा। अब ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया और u का मल्टीप्लाई हम t में कर लेंगे, यानी कि जो s होगा वो हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और आप लोगों ने अंतिम में प्राप्त कर लिया यस बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और यही गति का दूसरा समीकरण है। तो आप लोगों ने गति के दूसरे समीकरण को प्राप्त किया। अब आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।